नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, जिसमें आज मैं इस श्रृंखला का चौथा लेक्चर पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं आप लोगों को मिनरल मैटर के बारे में बताऊँगा कि मिनरल मैटर होते क्या हैं। मिनरल मैटर क्या होते हैं? ये होमोजीनियस होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं पाए जाते हैं। इनमें जीव के शरीर में जो जैविक जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई आदमी है वो डेड हो गया, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या कोई पेड़ पौधा है वो डेड हो गया। डेड होने के बाद जो उसका डिकम्पोजिशन हो जाने के बाद जो एलिमेंट बनते हैं वो इसमें मिनरल मैटर में नहीं पाए जाते हैं। और ये एक कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो कंपाउंड का निर्माण होता है, जो नेचर में पाए जाते हैं। इनका कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन होता है, वो फिक्स टाइप का होता है। केमिकल कंपोजिशन एक फिक्स टाइप का होता है। जैसे H2O का केमिकल कंपोजिशन एक फिक्स टाइप का है, उसी तरीके से SiO2 एक प्रकार का मिनरल है जिसका कंपोजिशन भी बिल्कुल फिक्स होगा। अभी मैं आगे बताऊंगा कि मिनरल मैटर का कंपोजिशन फिक्स क्यों है, और अगर इनमें वेरिएबलिटी होगी भी, अगर ये थोड़ा बहुत बदलेंगे भी, कंपोजिशन बदलेगा तो एक सर्टेन लिमिट के अंतर्गत, मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे, बदलेंगे तो थोड़े बहुत ही बदलेंगे। 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन इन ए सर्टेन प्रपोर्शन, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब एक सर्टेन प्रपोर्शन में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मिनरल बनाने में लगभग 99% तत्व का काम लगता है, 99 तत्वों का काम लगता है। जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी मिनरल मैटर हैं वो केवल 99 एलिमेंट से मिलकर बने हैं, जिसमें से 98% एलिमेंट केवल इन्हीं 8 से मिलकर बने हैं। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्युमिनियम, आयरन, सोडियम, पोटास यानी कि पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन्हीं 8 से 98% मिनरल बने होते हैं। बाकी जो 91 मिनरल बचे, 8 तो ये हो गए, 91 मिनरल जो बचे ये केवल 2% भाग ही बनाते हैं। ये केवल 2% भाग, मिनरल मैटर का केवल 2% भाग ही बनाते हैं। पूरी पृथ्वी पर जितना मिनरल पाया जाएगा उसमें 2% ये इतने मिलके बनाएंगे, बाकी 98% ये 8 मिलकर बनाएंगे। अब खनिज पदार्थों के सामान्य गुण क्या होते हैं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। इसके जो सामान्य गुण होते हैं, जैसे स्टेट, मतलब इनकी अवस्था क्या होती है। ऑल मिनरल मैटर सब्सटेंस आर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट। जितने भी दुनिया में जितने भी मिनरल मैटर हैं यानी कि खनिज पदार्थ हैं वो ठोस अवस्था में उपलब्ध होते हैं। देयर साइज एंड शेप वेरीज। इनका साइज और शेप अलग अलग हो सकता है, ठीक। कुछ के साइज छोटे छोटे होते हैं, कुछ के साइज बड़े होते हैं। ये डिपेंड अपॉन द एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट उसमें पाए जाते हैं, किस एलिमेंट से, किस तत्व से वो खनिज पदार्थ बना है, ये बहुत हद तक निश्चित करता है कि इसकी अवस्था कैसी होगी। इनका कलर भी इनमें बहुत भिन्नता होती है। ये अपने जिस तत्व से बने होते हैं, जिस एलिमेंट से बने होते हैं, उन्हीं के तत्वों का कॉम्बिनेशन ही इस मिनरल को एक रंग देता है। जैसे कि अगर इसमें कोई ऐसा तत्व है जो लाल है, कोई ऐसा तत्व उस मिनरल मैटर में है जो लाल था, तो अगर उस तत्व से कोई मिनरल मैटर बनेगा तो वो भी लाल होगा। ये क्या होते हैं? ये लाल रंग के होते हैं, पीले होते हैं, हरा होता है और नीला भी होता है, और कई कलर के होते हैं। कभी कभी जो खनिज पदार्थ होते हैं इनके रंग इनके चूर्णों के रंग से भिन्न होते हैं। यानी कि जैसे अभी देख लीजिए आप कि फिटकरी जो होता है, ये मिनरल तो खैर नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि फिटकरी, मैं बता रहा हूँ कि कैसे रंग जैसे बदल जाता है। फिटकरी जब ये सॉलिड फॉर्म में होती है तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि इस एक पार से दूसरी पार तक हल्का हल्का देखा जा सकता है। लेकिन अगर हम फिटकरी को बिल्कुल बारीक पीस देंगे तो ये सफ़ेद कलर का हो जाता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मिनरल में भी होता है। जब ये सॉलिड फॉर्म में होंगे तो दूसरे कलर के होंगे, और जब इनको चूर्ण बना दिया जाएगा, इनको पीस दिया जाएगा, तो इनका कलर बदल जाता है। फिर अगला क्या है? चमक। इनमें चमक कैसी होती है? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक लस्टर इज फाउंड इन मिनरल्स। ठीक, मिनरल्स में जो है धात्विक और अधात्विक खनिज
चमक पाई जाती है। धात्विक और अधात्विक प्रकार की चमक पाई जाती है। धात्विक प्रकार वाले चमक कौन कौन से हैं? जैसे कापर हो गया, कापर भी चमकता है जिसको हम तांबा कहते हैं। सोना चमकता है। ग्रेफाइट, जो पेंसिल में आगे नोक लगी होती है उसको ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक, तो ये जो होता है ये धात्विक खनिज होते हैं, ये धातुओं से बने होते हैं। और उसके बाद जो अधात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज जैसे कांच हो गया, लेड जिसको हम कहते हैं, मोती हो गया और हीरा हो गया। हीरा एक कार्बन का रूप होता है। तो ये सब क्या हैं? ये सब अधात्विक खनिज हैं, मतलब इनमें धातु नहीं है, ये अधात्विक है, लेकिन चमक इसमें भी अलग अलग होती है। तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में दोनों में अपने अलग अलग प्रकार की चमक पाई जाती है। फिर अगला कैरेक्टर क्या है? इनकी कठोरता। मिनरल की कठोरता कैसी होती है? तो जो खनिजों की कठोरता होती है ये इनके पेरेंट मटेरियल पर निर्भर करती है, किस प्रकार के पेरेंट मटेरियल से बने हैं। अगर किसी हम पत्थर को, जैसे मान लो कोई पत्थर है, अब इस पत्थर को, ये मान लो पत्थर है, इस पत्थर को अगर हम खुरचेंगे, जैसे पत्थर की जो मूर्ति बनाई जाती है ये खुरच खुरच कर ही बनाई जाती है। इसको धीरे धीरे ऐसे खुरचेंगे और खुरच खुरच के इसको एक आकार देंगे। तो जो पत्थर खुरचने पर, जो खनिज मैटर, जो मिनरल मैटर खुरचने पर धीरे धीरे उनमें खुरचते हैं तो वो उनमें ऐसे छोटे 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 पार्टिकल निकल के झड़ने लगते हैं। उनको हम क्या कहते हैं कि ये नरम प्रकार का है, यानी कि सरलतापूर्वक नाखून से या किसी यंत्र द्वारा खुरचा जा सकता है। तो ये खनिज पदार्थ क्या है? कोमल है, कोमल टाइप्स का है। और अगर इसको नाखून से या किसी यंत्र से आसानी से नहीं खुरचा जा सकता तो उसको हम क्या कहते हैं? कठोर। यानी कि अगर हम इसे खुरचेंगे नाखून से, अगर खुरचने पे उसके पार्टिकल अलग अलग होकर नीचे झड़ जा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि कोमल है। और अगर नहीं झड़ रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? कि ये कोमल नहीं है, यानी कि कठोर है। जैसे कि मूर्ति जब बनाना होता है तो कोमल पत्थर को एक किसी हार्ड पत्थर से रगड़ेंगे, तो हार्ड मटेरियल से जब उसको रगड़ेंगे तो जो कोमल वाला पत्थर होगा वो धीरे धीरे घिसता चला जाएगा। जैसे संगमरमर की मूर्ति को किसी एक पत्थर से ही रगड़ा जाता है। कभी जहाँ मूर्ति बनती है वहाँ जाके देखो, इसे रगड़ रगड़ के बनाते हैं, तो जिससे वो रगड़ते हैं वो हार्ड होता है। और जो जिस पे रगड़ा जाता है, मतलब जो मूर्ति होती है वो थोड़ा कोमल होती है, तो इसलिए इसको रगड़ने पे छूट जाता है, तो एक अच्छा सा आकार मिल जाता है। और जो कठोरता होती है खनिज पदार्थों में, ये इनका एक विशिष्ट गुण है। अगर इनको घटते क्रम में लिखा जाए कठोरता को, यानी कि तो जो कोरंडम है ये सबसे कठोर होता है। वैसे सबसे ज़्यादा कठोर जो होता है वो हीरा होता है, हीरो को सबसे कठोर माना जाता है। और बाकी जो ये है टाल्क, टाल्क को सबसे कम कठोर माना जाता है, यानी कि सबसे कोमल माना जाता है। इनकी कठोरता सबसे कम होती है। ये आगे से लेके और यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक, जैसे कि कोरंडम, टोपाज, क्वार्टज, फेल्सपार, एपेटाइट, फ्लूओस्पाइट, पायर, कैल्साइट, जिप्सम, टाल्क, ये वाले ऊपर ईंधन इनकी कठोरता ज़्यादा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उनकी कठोरता धीरे धीरे कम है। तो जो टाल्क होता है, हीरे में कठोरता सबसे अधिक होती है, और जो टाल्क होती है इसकी कठोरता सबसे कम होती है, यानी कि जो टाल्क है इसकी कठोरता सबसे कम रहेगी। फिर अगला क्या है? मिनरल मैटर की संरचना। इनका संरचना कैसे होती है? ये क्रिस्टलीय होते हैं, इनकी संरचना परिवर्तनशील होती है। कभी इनकी संरचना कुछ रहेगी, कभी कुछ रहेगी, हरदम बदलती रहती है। ये क्रिस्टलीय फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अगर किसी पत्थर को ऐसे रखो, मान लो ये कोई मिनरल मैटर है, अगर इसको हम एक बार इस पर हथौड़े से इसको मारेंगे तो ये छोटे 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 टुकड़े में एक बैगे टूट के क्रिस्टल फॉर्म में निकल जाएगा। जैसे जो पहले नमक आता था, ऐसे ये बड़ा बड़ा वाला जो नमक आता था, अब तो मतलब भूका आने लगा, लेकिन पहले जब नहीं आता था तो वो किस फॉर्म में था? क्रिस्टल फॉर्म में। फिटकरी भी क्रिस्टलीय होती है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है। जो शक्कर होती है यह भी क्रिस्टल फॉर्म में होती है, तो इसको हम क्रिस्टलीय कहते हैं। तो कुछ मिनरल जो होते हैं ये क्रिस्टलीय होते हैं और कुछ मिनरल अक्रिस्टलीय होते हैं, यानी कि ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होते हैं। इसके क्रिस्टल जो होते हैं वो घनाकार होते हैं, यानी कि ऐसे घन के आकार का होगा, ठीक, या तो चतुष्कोणीय होगा, ऐसे होगा, ठीक, या ट्राइमेट्रिक होगा, तीन कोण का, मतलब त्रिकोणीय होगा लेकिन ये 3 डायमेंशन का होगा। फिर मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इस प्रकार से होते हैं। षटभुजाकार भी होते हैं, ऐसे ऐसे षटभुजाकार, ऐसे भी कुछ मिनरल पाए जाते हैं। अब इनका आपेक्षिक घनत्व कैसा होता है? आपेक्षिक घनत्व, खनिजों का आपेक्षिक घनत्व जल की अपेक्षा
हल्के, भारी अथवा स्थूल होते हैं। ये जल से या तो भारी हो सकते हैं, जल से हल्के भी हो सकते हैं और स्थूल भी हो सकते हैं। ये इनके पेरेंट मटेरियल पर निर्भर करता है कि ये कैसे हैं। इनकी पारदर्शिता, विभिन्न प्रकार के खनिज की पारदर्शिता भिन्न भिन्न होती है। अधिकांश खनिज बिल्कुल अपारदर्शी होते हैं, जबकि कुछ अल्प पारदर्शी होते हैं। अधिकांश जो खनिज होते हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, इनको नॉन ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। और कुछ जो होते हैं वो सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि अल्प पारदर्शी होते हैं। समझ गए। अब आगे देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। अभी ये वही चल रहा है। अब खनिजों का वर्गीकरण, अभी तक तो इनका खनिजों के करैक्टर चल रहे थे, यानी कि खनिजों के गुण चल रहे थे। अब खनिजों का क्लासिफिकेशन। खनिजों के क्लासिफिकेशन में खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्राथमिक खनिज अथवा मौलिक खनिज, जिनको हम प्राइमरी मिनरल बोलते हैं। एक द्वितीयक खनिज। जब खनिज पदार्थों का निर्माण चट्टानों के निर्माण से पहले पिघले द्रव पदार्थ के ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने से होता है। मतलब कि कोई पहले मैग्मा था, मैग्मा वो धीरे धीरे, जब पहले तो वो तरल अवस्था में था, फिर धीरे धीरे वो ठोस, जब ठंडा हुआ वो मैग्मा, तो धीरे धीरे वो ठोस रूप में बदला गया। तो ऐसे खनिज को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी खनिज कहते हैं। ये खनिज चट्टानों के आवश्यक संगठक होते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक खनिज भी कहते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं इनको बनाने के लिए इनका विशेष महत्व होता है, इसलिए इनको आवश्यक खनिज बोलते हैं। द्वितीयक खनिज अथवा गौण खनिज, खनिजों के निर्माण इन्हीं से होता है। मतलब जो द्वितीयक खनिज बनते हैं ये प्राथमिक खनिज के से ही बनते हैं। मतलब जो प्राथमिक खनिज बनेगा फिर वही खनिज कुछ दिन में धीरे धीरे वेदरिंग करके, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग करके समय के अनुसार ये बदल के द्वितीयक खनिज बन जाता है। इनके कणों का आकार 24 या 0.002 मिलीमीटर से अधिक होता है। मतलब इतने मिलीमीटर का भी हो सकता है और इतने मिलीमीटर का भी हो सकता है। इनके अंदर बहुत वेरिएशन पाया जाता है। उसके बाद फिर क्या है? खनिजों में प्राथमिक खनिजों के उदाहरण। प्राथमिक खनिजों के कौन कौन से उदाहरण है देख लो। इंग्लिश थोड़ा ये वाला गलत हो गया है, लेकिन हिंदी देख लेते हैं। फेल्सपार, आर्थोक्लेज, एल्बाइट, आर्नाथाइट, ओलिगोक्लेज, क्वार्ट्ज, माइका, मस्कोवाइट, बायोटाइट, एपेटाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट, चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट, ये सब जो होते हैं ये प्राथमिक खनिज। इनको याद कर लेना और कहीं पे लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मिनरल, तो इसे 4-5 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से एक सही रहेगा, उसमें आपको टिक लगाना है। अब प्राथमिक खनिज देखने में कैसे होते हैं? हॉर्नब्लेड ऐसा होता है, फेल्सपार ऐसा होता है, मस्कोबाइट ऐसा होता है, बायोटाइट ऐसा होता है, ठीक। तो ये क्वार्टज ऐसा होता है। तो ये सब किस प्रकार से होते हैं इसको आप देख लीजिए, पहचानने में आसानी होगी कि अभी आप कभी देखेंगे तो आप पहचान सकते हैं कि प्राइमरी मिनरल ऐसे होते हैं, ओलिवाइन ऐसा होता है। फिर आगे क्या है? द्वितीयक खनिज। अब प्राइमरी तो हो गया, अब सेकेंडरी खनिज। सेकेंडरी ये होते हैं, जैसे देखो अब इसमें देख लेना प्राइमरी और सेकेंडरी ये हैं यहाँ पे एक साथ लिखे हुए। ये प्राइमरी हैं, ये सेकेंडरी हैं। इनको कायदे से पढ़ लेना, कायदे से याद कर लेना। अब इनको खनिजों को मैंने आगे बोला था कि यौगिक क्यों कहते हैं। ये यौगिक होते हैं क्योंकि देखो एक निश्चित अनुपात में जब बनेगा तो इसको हम क्वार्टज कहेंगे। यानी कि जो सिलिका होती है, जिसको मैं अभी कह रहा था कि सिलिका SiO2, तो इसमें सिलिका जो कह रहा था मैं, सिलिका भी आगे कह रहा था, वो सिलिका नहीं क्वार्टज था, ठीक। तो ये इसको क्या कहते हैं? SiO2 को सिलिका कहते हैं। यानी जो बालू होता है उसी को, बालू इसी से बनी होती है, SiO2 से ही बालू बनी होती है। बालू में मेन रूप से सिलिका पाई जाती है। फिर मस्कोबाइट, आर्थोक्लेड, बायोटाइट, एल्बाइट, हॉर्नब्लेड, ठीक। तो ये सब प्राइमरी मिनरल हैं और ये इधर जो हैं ये सेकेंडरी मिनरल हैं। अब चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फॉर्मेशन। चट्टानों का कैसे उसकी वेदरिंग हुई, चट्टान बड़े बड़े आकार से कैसे छोटे छोटे आकार में, पुनः बहुत छोटे छोटे आकार में होते होते कैसे मिट्टी बने, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार के चट्टानों को जियोग्राफिकल चक्रीय उपक्रम, साइक्लिक प्रोसेस द्वारा निर्माण होने के प्रक्रम को मृदा उत्पत्ति यानी कि सॉइल फॉर्मेशन कहते हैं। जो कोई भी एक जियोलॉजिकल जो एक साइकिल होती है, एक प्रोसेस होती है जिससे चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टान धीरे धीरे टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के मिट्टी का निर्माण करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल फॉर्मेशन।
मृदाकण समूहों में पुनः विभिन्न प्रकार की चट्टानों के बनने के क्रम में रॉक फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, जैसे क्योंकि वो एक रॉक थी, धीरे धीरे वो टूट के फिर से किसी दूसरी रॉक में बदल गई। पहले 2 रॉक टूटी, फिर वो दोनों रॉक बाद में मिली और बाद में मिलके बन गई। जैसे मान लो अग्नीय चट्टान थी, 2 प्रकार की अग्नीय चट्टान अलग अलग थी, फिर वो दोनों चट्टानें बदल गई तो एक साथ मिली और मिलके रूपांतरित चट्टान कोई तीसरी प्रकार का रूपांतरित चट्टान बना लिया। अब वेदरिंग पावर एंड टाइप ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग्स पावर और यानी कि अपक्षय की शक्तियाँ और अपक्षय के प्रकार, ये होते हैं भौतिक अथवा यांत्रिक, फिजिकल और मैकेनिकल पावर, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये 3 प्रकार की वेदरिंग होती है। फिर जिसमें पहले प्रकार की जो है फिजिकल वेदरिंग या फिजिकल पावर, इसमें पहला है तापक्रम। तापक्रम से भी सॉइल फॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो चट्टानें होती हैं किसी भी चीज़ में, अगर जब तापमान, जैसे मान लो कोई इतनी बड़ी चीज़ है, तो अगर जब तापमान बढ़ेगा तो इनका प्रसार होता है, मतलब इनका आकार बढ़ता है, और जब तापमान में गिरावट होगी तो इनका आकार ऐसे घटता है, ये अंदर की तरफ ऐसे सिकुड़ते हैं। तो तापमान जब बढ़ेगा तो पत्थर में प्रसार होगा, जब तापमान घटेगा तो फिर चट्टानों में संकुचन होगा। तो इसी से बार बार प्रसार और संकुचन होते होते जो उसके मिनरल मैटर जो होते हैं, मतलब जो चट्टान होती है, चट्टान का जो संगठन होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता चला जाता है। जो उसके अणुओं के बीच में आकर्षण शक्ति है जिससे वो एक दूसरे से जुड़े हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी प्रकार से वो टूट जाता है, फिर धीरे धीरे टूटकर अलग हो जाता है। चट्टानों का निर्माण अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों से होता है, तापमान के प्रभाव से, जिनके फैलने और सिकुड़ने की दरें भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो तापमान में ज़्यादा फैलते अथवा सिकुड़ते हैं, कुछ कम फैलते सिकुड़ते हैं। खनिजों के प्रसार गुणांक में भिन्नता के कारण ये असमान दाब उत्पन्न करते हैं, जिससे वे टूटकर अलग हो जाते हैं। जैसे मान लो कि 2 प्रकार की एक चट्टान है, एक चट्टान में 2 प्रकार की खनिज रखी हुई है। जब गर्मी हुई तो ये खनिज थोड़ा ज़्यादा फैल गई, ठीक, और ये वाली खनिज कम फैल रही है, फैल तो रही है लेकिन कम फैल रही है। तो अगर दोनों में ऐसे होगा, एक ज़्यादा फैलेगी एक कम फैलेगा, तो बताओ यहाँ से जुड़ पाएगा? टूट जाएगा, ऑटोमेटिक टूट जाएगा। एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक टूट के वहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये तापमान का प्रभाव से चट्टानें टूटती हैं। फिर टेम्परेचर, इसको इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे जो पानी होता है, पानी का जब पानी ठंडा होता है तो इसका वॉल्यूम जो होता है, यानी कि इसका जो आयतन होता है वो 9% ज़्यादा हो जाता है तरल की अपेक्षा। यानी कि अगर तरल कोई पानी है, लिक्विड फॉर्म में जल है, अगर इसको हम बर्फ़ बनाएंगे तो इसका आयतन 9% बढ़ जाएगा। फिर अगला क्या है, अभी तक तापमान था, अब जल। जल द्वारा चट्टानों में अपक्ष है। जैसे कि मान लो ये एक चट्टान है, इस चट्टान में यहाँ बीच में एक सुराख था, अब इस सुराख में पानी भर गया। जब पानी भर गया, लिक्विड फॉर्म में था तो पानी अंदर चला गया, लेकिन अब जब ठंडी आई और तापमान में गिरावट होने लगी और बिल्कुल ये बर्फ़ बनने लगा पानी इसके अंदर का, तो इसमें प्रसार होगा, तो ये बाहर की तरफ दबाव डालेगा, तो बाहर की तरफ दबाव डालेगा तो चट्टानें दोनों फट जाएंगी, टूट जाएंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, अलग अलग टूट के बिखर जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे बदलने लगती हैं। ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, ऐसे हम लोग जान नहीं सकते, काफ़ी दिन लगता है, हज़ारों वर्ष में तब जाके 1-2 इंच की सॉइल बनती है। उसके बाद जल कैसे करता है, जैसे रनिंग वाटर, पानी बहता रहता है, जैसे नदियाँ हैं जो पहाड़ों पे, वहाँ से ऐसे पानी बहता रहा, धीरे धीरे चट्टानों को काटते काटते जो आज घाटियाँ बन गई हैं, जो वैली बनी हैं पहाड़ों पे, वो पानी के कटान की वजह से ही है। पानी उसको चट्टानों को धीरे धीरे काटते ये चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बहते गए और ये वहाँ घाटियाँ बनती गई। जैसे जो शालिग्राम शिला होती है, ये इतनी गोल ऐसे हो जाती है, जैसे मान लो कोई चट्टान थी, वो पहाड़ पे गोल नहीं थी कायदे से, लेकिन जब वहाँ से वो पानी के द्वारा बहना शुरू किया तो धीरे धीरे बहते हुए टूटते फूटते नीचे आते आते वो गोल हो गई। बहता जल, जमते हुए जल का प्रभाव, जैसा मैंने अभी बताया कि चट्टानों के बीच में जल जम जाएगा, उसका आयतन बढ़ेगा जल का, तो इसको फाड़ देगा। फिर हिम और ग्लेशियर का प्रभाव,
ठीक वैसे जैसे फ्रीजिंग का प्रभाव होता है। कोहरा तुषार पाला का प्रभाव, ठंडी होगी तो सिकुड़ेगा, गर्मी होगी बढ़ेगा तो टूट ही जाएगा। फिर इफेक्ट ऑफ सी वेव्स, सागरीय लहरें। अगर सागर के किनारे कोई चट्टान है, बड़े बड़े चट्टान कभी कभी ऐसे पठार वठार होते हैं, मतलब चट्टानों के समुद्र के किनारे अगर कोई रॉक है तो बार बार जब उसकी लहरें आएंगी उस चट्टान से टकराएंगी तो टकरा के धीरे धीरे वो टूट जाती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, जल द्वारा। उसके बाद फिर वायु द्वारा। वायु क्या होता है, बहुत तेज़ हवाओं का प्रभाव वैसे प्रत्यक्ष रूप से चट्टानों पर नहीं पड़ता है क्योंकि चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, परंतु अन्य कारकों के प्रभाव से अपक्षयित अथवा चौड़ी चट्टानों के कण अपने साथ उड़ के चले जाते हैं। जैसे जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उनको हवा बहेगी तो उन पर नहीं प्रभाव डालेगी। जैसे मान लो कि, लेकिन जब चट्टान, जैसे मान लो ये कोई चट्टान है तो हवा तो इसको उड़ा के नहीं ले जा पाएगी क्योंकि ये चट्टान बहुत बड़ी है। लेकिन मान लो इस चट्टान के ऊपर यहाँ थोड़ा सा कभी खरोच लगा था, मतलब यहाँ खुर्च लगा था, तो इसके जो अणु थे यहाँ से टूट गए थे, ऊपर ही लेकिन पड़े थे, लेकिन जब हवा आई तो क्या हुआ, उड़ गए। जैसे कि मान लो अभी जब लोग खुरपा या फावड़ा किसी पत्थर पर रगड़ते हैं तो धीरे धीरे रगड़ते रगड़ते जब पत्थर घिस जाता है तो वहाँ पे फूंक देते हैं, तो हवा से जब उसको, हवा से सांस से जब फूंकेंगे मुंह से तो वहाँ के जो कण होते हैं पतले वो उड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से चट्टानों से पतले पतले कण उड़ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसी प्रकार 5 मीटर प्रति सेकंड वाली वेग से, जो 5 मीटर प्रति सेकंड से जो हवा चल रही है वो 0.25 मिलीमीटर यानी कि 0.25 मिलीमीटर तथा 10 मीटर प्रति सेकंड से बहने वाली हवा 1 मिलीमीटर आकार के कण को उड़ा ले जाती है। अगर 5 मीटर प्रति सेकंड बहेगी तो इतना बड़ा या इससे छोटा उड़ा ले जाएगी, और अगर 10 मीटर पर सेकंड से बहेगी तो 1 मिलीमीटर तक के कण को ये उड़ा ले जाएगी, उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह तक लेके चली जाती है। इंग्लिश में भी है, पढ़ सकते हैं। अब फिर अगला क्या है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से कैसे होता है, ज्वालामुखी जैसे ज्वालामुखी के अंदर बहुत मैग्मा भरा है। अब ये जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा, ज्वालामुखी फूटेगी तो ये इसमें से जो मैग्मा है वो बाहर निकलेगा, बाहर निकल के ऐसे पसर जाएगा, मतलब ऐसे फैल जाएगा, ऐसे पृथ्वी की सतह पर आएगा, फैल जाएगा और यहाँ पे आके फिर वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाने के बाद फिर इसमें वही प्रोसेस होगी, धीरे धीरे वो टूटेगा, टूटते फूटते और क्या बन जाएगा, ज्वालामुखी से धीरे धीरे मिट्टी बन जाता है, ज्वालामुखी उद्गार। जैसे और एक चीज़ और भी हो सकता है ज्वालामुखी से, जैसे मान लो कि यहाँ एक बहुत बड़ा पर्वत है, यहाँ ज्वालामुखी फूटा तो इस पर्वत में क्रैकिंग हो गई। ज्वालामुखी जब फटता है तो बड़ी तेज़ी से विस्फोट करता है तो बहुत ज़्यादा बल देता है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ ज़्यादा जब बल देगा तो कभी कभी ऐसा होता है चट्टानें जो होती हैं वो फूट जाती हैं, मतलब अलग अलग हो जाती हैं। फिर अगला क्या है, भूकंप। भूकंप की वजह से भी होता है, चट्टानें टूटती फूटती हैं। जैसे कभी कभी भूकंप आता है तो बिल्डिंग गिर जाती है, उसी प्रकार से जब भूकंप आता है तो भूस्खलन होने लगता है। बड़े बड़े जो पर्वत हैं उनके किनारे किनारे की, जैसे मान लो ऐसे है, अब जब ये ऐसे ऐसे इधर वाइब्रेशन करेगा, इधर इधर ऐसे हिलेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा तो इसके बीच में से कहीं ना कहीं से टूट जाएगा, चिटक जाएगा, और चिटकने के बाद क्या होगा, ये चट्टानें बहुत बड़े पर्वत से धीरे धीरे छोटे छोटे चट्टानों में टूटने लगती हैं। तो ये भूकंप की वजह से भी होता है। फिर अगला क्या है, बस आज यहीं तक। अभी आज मैंने पढ़ा फिजिकल वेदरिंग, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल वेदरिंग क्या होती है और बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, इसको आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। बेस्ट ऑफ लक टिल द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी विथ सुगा एग्रीकल्चर क्लासेस। थैंक यू। सुगा एग्रीकल्चर क्लासेस। थैंक यू।